आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने रीवा में मना रहे हैं और मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र का ये आयोजन है जिसमें 8वीं बार रंग अलग नाट्य महोत्सव 2022 का आयोजन भव्य रूप से 2 जनवरी से मनाया गया और आज इसका समापन है 6 तारीख को। तो आज उसी विषय में हम लोगों ने यहाँ पे गोष्ठी रखी है जिसमें मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अंकित मिश्रा जी आएँ और श्री सूर्य मोहन कुल श्रेष्ठ जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और मैं विपुल सिंह गहरवार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। और अब मैं प्रदीप तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुंवर सुधीर सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। मनोरिका विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि वो श्री मनोज मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। और अब ये स्वागत के बाद मैं बता दूं आप सबको कि जो आज का हमारा ये विषय है लोक नाट्य परंपरा प्रयोग और अलग नंदन जी के विषय पर ये विचार गोष्ठी रखी गई है। तो यहाँ पर जो चारों हमारे अतिथि बैठे हुए हैं वो अलग जी के बारे में भी बहुत बेहतर जानते हैं और जो नाट्य विधा से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, लोक नाट्य से जुड़ी जो भी बातें हैं उसके बारे में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी अपनी बात हम सबके सामने रखें और उनकी बात खत्म होने के बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं खड़े होकर। ये मेरा सौभाग्य है कि मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र के अलख नंदन जी के नजदीक कर लीजिए माइक। कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उससे भी ज्यादा सुखद स्थिति यह है कि मेरे सामने आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी हैं जो नाटक, रंगमंच और इन तमाम सभी कलाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। मैं मिल जरूर आ रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस आयोजन में ना आता मैं तो शायद उनसे मुलाकात नहीं होती। और मेरे साथ ये मनोज मिश्र जी हैं और सुधीर जी हैं और इसमें से बहुत सारे अपने सहभागियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और जो आज जुड़ रहे हैं उनसे मैं परिचित हो सकूंगा। तो ये लोग इतने दिनों से अलग ही पर कार्यक्रम चल रहा है। दुर्भाग्य से अपने स्वास्थ्य कारणों से मैं प्राय कोई नाटक नहीं देख सका। हाँ, पहले नाटक मैंने जरूर देखे। मित्रों, ये जो विषय दिया गया है ये बहुत बड़ा विषय है और मैं समझता हूँ कि इसमें विचार विमर्श की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जैसे जिंदगी रंगमंच है तो रंगमंच क्या होगा आप समझ रहे होंगे। इसकी कितनी बड़ी भूमिका है और इस रंगमंच में समूची कलाएं, समूचा विज्ञान और दुनिया के समूचे शास्त्र और लोग सब तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा
मैं मानता हूँ। तो रंगमंच कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यह आपसे बहुत समर्पण की मांग करता है, आपसे समर्पण चाहता है। मैंने तो मित्रों वो दिन भी देखे हैं जब जल्दी से नाटक करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और खासकर स्त्री पात्र तो मिलते ही नहीं थे। कि मैंने जो मेरा 60-70 साल का अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूँ। ये जो शास्त्रीय रंगमंच है ये बहुत बात की चीज है मेरी समझ में, उससे जी इससे सहमत होंगे। पहले हमारे पास तो लोक का ही रंगमंच रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने नौटंकी के मेलों में बहुत सारे प्रदर्शन देखे थे। मैं 15-20 जो नौटंकियां मैंने देखी थी वो आज मुझे स्मरण आ रही हैं। उसमें ध्रुव प्रहलाद और सुल्ताना डाकू और न जाने कितने कितने थे, मोहरध्वज भी उसमें था, बहुत सारे और नौटंकी की इतनी लोकप्रियता थी। अभी कभी मैं मनोज से बात कर रहा था कि क्या वजह है कि भाई रीवा में भी नौटंकी को एक बार उसी फॉर्म पर लाया जा सके तो जरूर लाया जाए, तो बहुत लोक प्रचलित प्रथा रही है। और लोकनाट्य रंगमंच में रामलीला की जो फिजा थी और जो लोकप्रियता थी वो भी अद्भुत थी। मैं अपने गांव से सिंहपुर, एक छोटा सा 1.5 किलोमीटर का, हम लोग 20-20 दिन तक लगातार रामलीलाएं देखा करते थे। वो दौर अलग था। आज तो मीडिया ने, इंटरनेट ने, टीवी ने और अन्य माध्यमों में उन सारी चीजों को बहुत सहज करा दिया है, सुलभ करा दिया है। तो ये जो न तो पात्र मिलते हैं और न उस तरह की परिस्थितियां मिलती हैं। इसका एक छोटा सा किस्सा मैं आपको याद दिला रहा हूं। कहीं रामलीला चल रही थी और आप जानते हैं रामलीला लोग अपनी अपनी फट्टी और ये सब लेके जाते थे और उसी में बैठते थे। कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे। पेट्रोमैक्स हो 1, 2, 3, और पेट्रोमैक्स जलाने वाले भी कम लोग जानकार हुआ करते थे। तो कुशेष जी को याद होगा वो वाकया मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करना चाहूंगा कि क्या हुआ कि पेट्रोमैक्स जलना धीमा हो रहा था, कोई तरीका नहीं था कि, और किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। रामलीला चल रही थी तो फिर राम जी का जो पाठ कर रहे थे, पाठ अभिनय कर रहे थे, उन्होंने हनुमान को आज्ञा दी, उठ हनुमंत लगा दे, जंप मार दे, पंप जला दे। वातावरण कर ये मैं लोक नाट्य की लोकप्रियता, और भी माध्यम है, यात्रा है, अन्य जगहों पर। हमारा प्रदेश मित्रों बहुत हमारा देश छोटा देश नहीं है। इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये जो हमारी संस्कृत, मानव संस्कृत का बहुत बड़ा क्षेत्र कहा था, तो इसी अर्थ में था। कितनी ट्रेडिशंस, कितनी परंपराएं, कितनी प्रविधियां और क्या क्या चीजें रही हैं। और वो केवल हिंदी में नहीं, बंगला का रंगमंच देखिए, कन्नड़ का देखिए, उड़िया का देखिए, केरल का देखिए। तो ये जो हमारा नाट्य रंगमंच है लोक का, ये बहुत बड़ी चीज है अभी भी, और अभी भी इसे सीखने और समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इधर तो वो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर हमने लंबी यात्रा की है, लेकिन जितनी लंबी यात्रा हमने की है, जितने हमको अनुभव हुए हैं, वो सब
कुछ अभी भी बहुत कारगर तरीके से हमारे पास नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इधर व्यावसायिकता का जो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि जो गैर पेशेवर रंगमंच है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल तो सरकारी माध्यमों के द्वारा बहुत सारी सहूलतें हमारे रंगमंच के साथियों को दी जा रही है, जिसके आधार पर वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। रंगमंच पूरी एक सृष्टि को नए तरीके से खड़ा करना होता है, ये आप सभी जानते हैं। कुछ होता नहीं है, केवल नाट्यालेख के माध्यम से आप रंगमंच नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं। उसमें वेशभूषाएं हैं, उसमें वो सारी जो प्रकृति है उसको भी हमें सामने लाना पड़ता है, उन सबको जुटाना पड़ता है। आजकल तो प्रकाश व्यवस्था और क्या क्या चीजें आ गई। आजकल पहले से ही चीजें जो है क्रिएट कर दी जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था। सारी चीजें उसी समय क्रिएट करनी पड़ती थी, और रंगमंच उन सारी चीजों को अपने आप कितनी मेहनत के द्वारा उनको क्रिएट करता है। तो ये जो मैं बात आपसे कह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ। जानकार आदमी हमारे पास हैं और वो आपसे बहुत लंबी बातें करेंगे। तो मित्रों, आप ये समझिए कि जो लोक नाट्य रंगमंच है ये असली रंगमंच है, और बीच में हम शास्त्रीय रंगमंच ने उसको पीछे कर दिया था। मैं दो लोगों का नाम हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में जिक्र कर रहा हूं। एक तो आपने हबीब तनवीर साहब का नाम सुना होगा। हबीब तनवीर और अलकनंदन को मैं विशेष रूप से याद कर रहा हूं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अलक मेरे मित्र भी रहे एक लंबे अरसे तक। खैर, हबीब तनवीर साहब और अलक जी के साथ मेरे थोड़ा पारिवारिक रिश्ते भी रहे। मेरे दो बेटे हैं, एक है आशीष जो BHU में हिंदी का प्रोफेसर है, उसने रंगमंच पर ही काम किया है, समकाल हिंदी रंगमंच और रंगभाषा। उसने हबीब जी के साथ काम किया है, उसने अलक जी के साथ काम किया है। उसी तरह मेरे एक छोटा बेटा है अभिषेक। मेरे तीनों बेटों ने काम किया रंगमंच में, ये तो अलग बात है, लेकिन छोटे बेटे अभिषेक ने तो अलक जी के साथ काम किया है। उसने खासकर रंग संगीत दिया और वो फिल्मों में भी रंग संगीत देता रहा है, और नाटकों में तो इधर बहुत दिए है उसने। यहाँ के हमारे संगी साथी जानते हैं। मैं केवल जुड़ा रहा हूं, मैं इप्टा से जुड़ा रहा हूं। आपको बताऊं, इप्टा की एक लंबी परंपरा रही है, और उसके माध्यम से मुझे रंगमंच को समझने का अवसर मिला है, और इन दो बेटों के कारण मुझे रंगमंच से मेरा साक्षात्कार और संबंध लगातार रहा है। उसमें एक बेटी मित्र थी उषा आठले, जो रायगढ़ में काम करती हैं। अलक जी तो थे ही, और न जाने विवेचना का तमाम ग्रुप है। तो मैं आपको ये कह रहा, अनुभव बता रहा हूं, अनुभव ये बता रहा हूं कि रंगमंच में केवल नाटक को देख करके आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, उसके साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपने प्रकाश व्यवस्था कैसे की, आपने सामग्री कैसे जुटाई। एक छोटी छोटी सामग्री को जुटाने के लिए और आहार माध्यमों और अन्य चीजों को सामने लाने के लिए समूचे समूह के लोगों को कितना श्रम करना पड़ता है, ये जो रंगमंच में काम कर रहे हैं उनको पता होगा।
मैं जिस घर में यहाँ रहता था अभी चौलाटी आर्ट्स कॉलेज कैंपस में, तो ये समझ लीजिए वही प्रेक्षागृह भी था और वहीं रिहर्सल्स भी होते थे और वहीं तैयारियां होती थी, वहीं सारे माध्यमों का इस्तेमाल होता था। हंसिया कहाँ से लाना है, चाकू कहाँ से लाना है, गेंद कहाँ से लानी है, छोटी छोटी चीजों का, और वेशभूषा कहाँ से लाना, मुखौटा कहाँ से बनाना। तो मित्रों, आप लोग जो इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, वो मेरे लिए आज भी बहुत बड़े हैं और बिना निष्ठा के रंगमंच संभव नहीं है। रंगमंच के लिए निष्ठा, आज का ऐसा दौर है मित्रों, लोग भाग रहे हैं, चमक दमक बहुत ज्यादा है, जैसे फिल्मी दुनिया की चमक दमक है, लेकिन रंगमंच अब कमजोर नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कोई नाटक 2 घंटे का हो रहा है, कभी कभी किसी पात्र की एंट्री 2 मिनट के लिए होती है, वो 2 मिनट भारी पड़ते हैं एक नायक के लिए जो 1 घंटे तक काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एक मेरे बुजुर्ग मित्र हैं सुरेंद्र राजन, आप लोग जानते होंगे, उनका भांजा भी हीरेन सिंह है। उन्होंने उसमें केवल 5-7 मिनट का रोल किया है सफाई करने वाले का। अद्भुत रोल है, आप सबको भुला दीजिए, उस रोल को आप नहीं भुला सकते। तो नाटक और रंगमंच में किस पात्र की एंट्री क्या होती है और क्या प्रभाव छोड़ के जाता है, ये हम लोग को सीखने, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, ऐसे बहुत सारे नाटक, जो कि नाटक एकदम, या रंगमंच एक चाक्षुष विधा है, आमने सामने से होती है। अब तो खैर उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, पहले इस माध्यम नहीं हुआ करते थे। मैं अनुभव ही अपना बता रहा हूं, मैं शायद 1976 या 77 के बीच में दिल्ली किसी काम से गया हुआ था, रिसर्च वर्क से। वहां मैंने 2-3 नाटक देखे थे, उनका ज्यादा दिख रहा हूं। नाटक तो मैंने, मुझे लगता है 400-500 से ऊपर ही नाटक मैंने देखे होंगे, भिन्न भिन्न जगहों पर। भोपाल में जैसे बहुत सारे मैंने देखे, लखनऊ में देखे, कुछ बनारस में देखे, यहाँ देखे, कहाँ देखे तो अलग बात है। तो एक नाटक था चढ़ी जवानी बुढ़े नू, चपले हाउस में। और एक नाटक मैंने देखा था, शायद गिरीश कर्नाड साहब का था, जो दिल्ली से दौलताबाद बदलता है, तुगलक। अद्भुत नाटक था, आज भी वो मुझे बहुत हांट करते हैं भीतर तक, उस तुगलक की व्यथा को। तो नाटक जो होता है, नाटक केवल नाटक करना नहीं होता है, उस पात्र को या उन पात्रों को, उस नाटक को जीना पड़ता है। जब तक आप उन पात्रों को नहीं जीते हैं, तब तक आप सही ढंग से नाटक नहीं कर सकते। तो आप चाहे वो गुरुस्वामी को देखिए या मोहन राकेश, जो इतने चर्चित नाटक कर रहे हैं। मैं यहां एक जिक्र करूंगा, अभी शायद 1992 की बात है, यहाँ हबीब साहब एक युवा रंग शाला में आए थे, मैं यहाँ आ गया था 88 में। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उसका मैंने नोट किया, आपके सामने सुनाऊंगा। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहूंगा कि रीवा का जो रंगमंच है, उसकी प्रचार प्रसार नहीं है। ये तो इधर मनोज और इन लोगों ने कुछ इसको ज्यादा प्रचारित किया है, सीडी में, सपना में। इसके पहले भी यह रंगमंच होता था और बहुत सारे ग्रुप थे, चाहे वो प्रयास रहा हो, चाहे प्रयोग रहा हो, या एकता रहा हो, और इसके पहले से भी नाटक होते रहे हैं। अब उनकी क्वालिटी पर मत जाइए, संसाधनों पर न जाइए, क्योंकि नाटक को खड़ा करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। प्रेक्षागृह नहीं मिलते हैं,
और रिहर्सल्स के लिए इतना पैसा नहीं होता है। जो गैर पेशेवर रंगमंच है उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा और सबसे बड़ा संघर्ष है, यदि आप में समर्पण नहीं है तो आप नाटक नहीं कर सकते, आप रंगमंच नहीं कर सकते। इसमें रीटेक के लिए कोई अवसर नहीं होता है। आप नाटक कर रहे हैं, रिहर्सल में जो आपने कर लिया सो कर लिया, लेकिन जब आप उसकी फाइनल प्रस्तुत, अंतिम प्रस्तुत देते हैं और कोई पात्र अपना संवाद भूल गया या कोई चीज भूल गया, उसमें रीटेक के लिए, दोबारा के लिए कोई अवसर नहीं होता, जैसा फिल्मों में होता है या अन्य माध्यमों या सीरियल्स में होता है, वैसा रंगमंच में संभव नहीं। एक समूची सृष्टि का निर्माण। अभी भोपाल से एक पत्रिका निकलती है, रंग संवाद। जिस समय अलग जी की मौत हुई थी और वो किन संघर्षों से, वो अंतिम दौर में भी मैं उनसे मिलने गया था, प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, कितनी जिजीविषा थी उस आदमी में, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो उसके साथ जुड़े होंगे वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। भयानक रोग से ग्रसित और बार बार डॉक्टरों का कि ऐसा ना करिए, सोचिए नहीं, फलाना नहीं करिए, सब सोचिए। कोई इस क्षेत्र में काम करने वाला न सोचेगा तो कौन सोचेगा। और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमेशा सार्थक, जीवंत और जनता के लिए संघर्ष करने वाले रंगमंच को दिया है। लोक नाटमंच तक उनकी जो पहुंच बनी है वो इसी तरह पहुंची। मैं उनका एक वक्त भी आपको सुना रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो मित्रों, जो लोग आप इससे जुड़े हैं, कभी भी मेरा अनुरोध है आपसे कि कभी भी रंगमंच आप करें तो मनोरंजन भर के लिए न करें, जीवन की बेहतरी के लिए। तो इससे बड़ा जन शिक्षण और किसी माध्यम में है, मैं ऐसा मानता हूं। कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। इससे बढ़िया जन शिक्षण का कोई माध्यम हो नहीं सकता है। इसलिए यदि रंगमंच में गफलत की जाएगी, मैं मानता हूं कि 100 टन लोग कहीं नहीं होते हैं, कमोबेशी सब में होती है, और रंगमंच हमें सिखाता भी बहुत है। तो मैं ये कह रहा था, मैं सबसे पहले तो अलग जी का एक वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं, और ये हम लोग के लिए सीख भी है, क्योंकि अलखनंदन जी ने एक पूरी पीढ़ी तैयार की है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो दिल से करता था। रंगमंच हो या रचना हो या संगीत हो या कोई भी कला माध्यम हो, यदि आप दिल और दिमाग से करते हैं, जीवन की बेहतरी के लिए करते हैं, तो उसमें ताकत होगी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव नगण्य होगा, क्षीण होगा। तो उनका एक वक्तव्य मैं आपको सुना रहा हूं। हम सभी साथियों को सीखने की जरूरत है। वो लिखते हैं, क्योंकि अलग जी रंगमंच को जीते भी थे, करते भी थे, जीते भी थे, सीखते भी थे और सिखाते भी थे। और रंगमंच जीवन की असलियत को सामने लाता है। तो उनकी एक 2-3 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। समाज और अपने को सभ्य तथा जनतांत्रिक कहने वाली सरकारों को इस बोध की जरूरत है कि विकसित रंगमंच किसी भी समाज, राज्य के सुसंस्कृत होने की पहचान है। इधर राजनीति में संस्कृत का जितना ढोल पीटा जा रहा है, इसके मद्देनजर मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये अलग जी की बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी।
ढोल बहुत पीटे जा रहे हैं। इसमें करने की गुंजाइश है, इसमें करना ही चाहिए, और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक जीवन के रहस्यों को हम नहीं समझ सकते। और मैंने आपको जैसा निवेदन किया कि मेरा पूरा घर, जो मैंने भी सीखा है, रंगमंच सीखना भी पड़ता है और करना पड़ता है। हम लोग तो एक पात्र हैं जो अपना अपना रोल कर रहे हैं। आदमी एक होता है लेकिन उसके रिश्ते बहुत अलग अलग जगहों तक जाते हैं। पात्र एक है, वही पिता का रोल कर रहा है, वही भाई का रोल कर रहा है, वही जीजा का रोल कर रहा है, वही साले का रोल कर रहा है, वही फूफा का रोल कर रहा है, वही मित्र का रोल कर रहा है। तो आदमी एक लेकिन उसके रिश्ते अनेक, और वो हर तरह से रोल करता है। पिता का रोल, बच्चों का रोल, सब करता है। और ये जो जिंदगी और व्यवहार, ये दोनों सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत फर्क होता है। सिद्धांत तो सिद्धांत होते हैं, यदि उनको व्यवहार में न बदला जाएगा तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। आज कथनी करने में अंतर इसलिए है, किसी भी लेखक की, किसी भी रंगमंच में काम करने वाले की, जब तक वो प्रैक्टिकल आपके सामने वो बातें नहीं रखता है, स्वयं नहीं करता है। यही गांधी जी कहते थे कि जो उन्होंने कहा वही किया और जो किया वही कहा। ये जो विभेद नहीं था उनमें, आज वो विभेद है। हमारे समकालीन रंगमंच में, ये रंगमंच का मतलब मेरा मात्र रंगमंच से अर्थ नहीं है, राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, ये कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। ये विभेद इसीलिए है कि कथनी और करनी में हमारे बहुत फर्क आ चुका है। खासकर मैं यहाँ दो ही लोगों की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी चर्चाएं तो दुनिया, रंगमंच की दुनिया बहुत बड़ी है। देवेंद्र आजमपुर और कितने कितने लोगों से मैं मिला हूँ और देखा है मैंने, और अपने यहाँ भी हैं। लेकिन मैं दो का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इनका रिश्ता सीधे सीधे लोकनाट्य रंगमंच से रहा है। एक अलग जी और दूसरे अलग जी, जिसके बारे में कार्यक्रम भी चल रहा है, उनके नाटकों का प्रदर्शन हो रहा है, उन पर चर्चा हो रही है। बिहार से आया हुआ आदमी, और जब उनका निधन हुआ तो पूरा राष्ट्र और उसमें जो रंगमंच में काम करने वाले शोक की लहर छा गई थी। इसलिए कुछ आदमी ने दिल से काम किया था, बड़ी सर्विस को छोड़ा था उसने रंगमंच के लिए। तो जिसको जिस क्षेत्र में काम करना है उसे बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसे नहीं कहा गया। तो उनका मानना था कि रंग कर्म को सीधे जनता से जोड़ना चाहिए। यहाँ के रंगमंच में मैं फिर याद दिला दूं, यहाँ के रंगमंच में बहुत सारे हमारे, आप लोग उसमें सब शामिल रहे हैं। उसमें मोहन राकेश के नाटक हुए, एक विक्रेता की मौत हुई, और भी बहुत सारे नाटक किए हैं हमारे रीवा रंगमंच में। उनकी प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे बनी है, और प्रतिष्ठा बनाने में संस्थाओं का तो हाथ ही, खासकर इस दौर में जो मैं अनुभव करता हूँ, मनोज का बहुत बड़ा रोल रहा है। रंगमंच को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा भी दी है, और बहुत सारे नए साथियों को जोड़ने का भी काम किया है। ये जोड़ने का काम तभी कोई कर सकता है वो दिल से काम करता है। जैसे मैंने हबीब जी का नाम दिया, जैसे मैंने अलग जी का नाम दिया, तो नाम लेकर के बाकी लोगों को छोटा नहीं कर रहा हूं। ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग इस जमीन पर बैठे हुए हैं और अलग जी पर ये कार्यक्रम चल रहा है,
और खासकर लोक नाट्य रंगमंच चल रहा है। अब मैं हबीब तनवीर के बारे में सब लोग जानते हैं कि कितने नाटक उन्होंने किए हैं और कहाँ कहाँ किए हैं और किस भाषा में किए हैं, किस बोली में किए हैं, सारे लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ी जैसी लोक बोली को उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में पहुंचाया है और वो अपने पात्रों का जो चयन करते थे, बने बनाए पात्र नहीं, वो पात्रों को निर्मित करते थे। कभी भुलवा राम आ गए, कभी कौन आ गया, कभी कौन आ गया, और सबको उससे जोड़ते थे। काम बहुत बेहतर तरीके से लेते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन पात्रों को छूट भी देते थे। जैसे कोई पात्र यदि नाटक कर रहा और भूल रहा है तो वहां कोई नहीं है, वो पुरानी पद्धतियां कहीं। अब पात्र को स्वयं ही उस स्थिति का सामना करना है और स्वयं वाक्य भूल गया है तो दूसरा वाक्य कर देना है, ये निर्णय उसका होगा। तो हबीब साहब ने चाहे वो ससुराल वाला नाटक किया हो या आगरा बाजार किया हो या जितने भी नाटक उन्होंने किए हो या जमादारी किया हो, जितने भी नाटक उन्होंने नाटक लिखे भी हैं। एक चटपुट भी उन्होंने की है, जो हिंदी में नाटक मोहन राकेश वगैरह तक लिखे जाते थे, वो भी धीरे धीरे लिखते रहे और एक दिन उनके नाटक नहीं बने। एक लंबी यात्रा उनके निर्माण हो गई है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो मैं उनका एक वाक्य मैंने एक उनका वो दे रहा हूं, बल्कि मैं दो देना चाहता था। एक तो रीवा के युवा रंगमंच के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, वो मैंने नोट किया था कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और मैं उसको सुनाने की ख्वाहिश भी रखता हूं। तो एक वक्तव्य उनका सुनिए। ये उन्होंने 1992 में दिया था युवा रंगशाला में। मैं उसको हूबहू उन्हीं शब्दों को, मैं चूंकि उसमें था तो मैं अपनी डायरी में मैंने नोट किया था, उस डायरी से मैंने ये आपके सामने सुना रहा। लोकनाट्य और शास्त्रीय नाट्य के बीच माने गए फर्क का संबंध प्रारंभ से ही, वैदिक समय से ही शोषकों की दृष्टि और हितों से था। वे नहीं चाहते थे कि तथाकथित निम्न वर्ग उसे समझे। शास्त्रीय नाटक का महत्व कम नहीं है। लोक नाट्य जो है शास्त्रीय नाटकों के महत्व को कम नहीं करता है। जो हमारे यहाँ चाहे कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम लिखा हो या और अन्य लोगों ने लिखा हो, रघुवंशम लिखा हो, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। तो शास्त्रीय नाटकों का महत्व कम नहीं है, लेकिन शास्त्रीय नाटक भी लोक नाट्य से ही आए। जैसे लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत पैदा हुआ है। तो देखें, वे नहीं चाहते थे कि तथाकथित निम्न वर्ग से समझे। शास्त्रीय नाटक का महत्व कम नहीं, पर लोक नाटक को कमतर न माने। शास्त्र का विकास लोक से ही होता है। यूनानी नाटक के पीछे भी लोक नाट्य और संस्कृत नाटक के पीछे भी। भला कौन कहेगा कि शूद्रक और कालिदास के पहले कोई नाटककार नहीं था। जनता की कल्पना निरंतर है, उसकी उपज भी निरंतर है। ये हबीब साहब ने 1992 में अगस्त महीने में युवा रंगशाला में ये बातें कही थी और मैंने डायरी में नोट की थी, वही आपके सामने में रखा। तो यदि हमको बहुत सारी बातें हैं, खासकर एक दो बातें मैं अलग भाई के बारे में कर दूं। अलग भाई मेरे मित्र थे, मैंने आपको पहले ही सूचित किया है। मैंने उनका पहला नाटक 1976 में सतना के लेखकों की एक कॉन्फ्रेंस में गिनी पर बिग नाम से उन्होंने नाटक किया था, वो मैंने देखा था।
और जो उनकी बाद में पत्नी बनी रेखा भी उसने भी उसमें काम किया था। मेरी पहली मुलाकात उनसे थी, लेकिन उसके बाद से उत्तरोत्तर हमारी मुलाकातें हो रही और उसकी चिंता के केंद्र लगातार खुलते गए और अंत तक जब उनका निधन हुआ है उसके पहले तक देखें किस पशुपेश में, किस मनस्थिति में, किस संघर्ष में वो आदमी था। और संभवतः इसीलिए उनके नाटकों का, चाहे चंदा बेड़नी हो, महानिर्माण हो, बहुत सारे नाटक उन्होंने किए। तो चंदा बेड़नी शुद्ध लोक नाट्य है। मैंने उसकी प्रस्तुतियाँ, उनके कई नाटकों की मैंने प्रस्तुतियाँ देखी हैं, सभी की तो नहीं लेकिन बहुत सारे नाटकों की मैंने प्रस्तुतियाँ देखी हैं। उसके काम करने का तरीका देखा। ऐसे हबीब साहब की प्रस्तुतियाँ भी मैंने देखी हैं और उनके नज़दीक जाने का अवसर भी मिला, मेरे घर भी आए हैं। तो जो रंगमंच करता है वो छोटा मोटा आदमी नहीं बनता, बड़ा हौसला होता है तभी रंगमंच कर सकता है। और निर्देशक की बड़ी भूमिका होती है। नाट्यालेख और निर्देशक का बहुत गहरा संबंध है। किस नाट्यालेख को रंग निर्देशक या नाट्य निर्देशक किस रूप में ढाल सकता है, ऐसी तमाम प्रस्तुतियां आप देखें जो शास्त्रीय नाट्यों में भी हैं और लोक नाट्यों में भी बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं उन्होंने, और तब वो सार्थक। इसलिए किसी एक को महत्व मैं नहीं देता। उसमें जितनी भूमिका निर्देशक की है, नाट्यालेख करने वाले की है, उतनी ही भूमिका रंग संगीत देने वाले की है, आहार माध्यमों की खोज करने वाले की है, मुखौटा बनाने वाले, हर आदमी की भूमिका होती है। और ये एक सम्मिलित कला है, मुझे लगता है। रंगमंच किसी एक आदमी की कला नहीं है। ठीक है, बात तो कहाँ कहाँ किसका हो जाएगा। जैसे बारात में हम जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन की भूमिका होती है, लेकिन बाकी की भूमिका से आप मना नहीं कर सकते हैं। उसमें एक कहार है, उसमें मंडप सजाने वाला है, उसमें खाना खिलाने वाला है, उसमें लोगों की अवगत करने वाला है, इन सब की भूमिका होती है, वो सब महत्वपूर्ण। तो अलग जी ने हमको एक दृष्टि दी है, अलग जी ने हमें एक सपना दिया है। तो मित्रों, अब मैं और ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। मैं चाहता भी नहीं था कि आदरणीय कुलशेष जी के सामने बहुत सारी बातें कहूँ। मैं तो केवल अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा था। इनका जो प्रदेह है और इन्होंने जो इनके भीतर जो ऊर्जा रही है, इनके भीतर जो संघर्षमयता रही है, एक उबाल रहा है, एक ताप रहा है, उसको सारे रंग निर्देशक, चाहे वो शास्त्रीय माध्यम में रहे हो या लोक माध्यम में रहे हो या अन्य माध्यम में रहे हो, इस ऊर्जा के बगैर कोई सार्थक रंगमंच नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी देखें। तो नाटक में या रंगमंच में जो भी पात्र काम कर रहा है, कितना वो समझता है ये तो अलग बात है, और एक दिन में नहीं समझता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। मैं 71 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रंगमंच का मैं आदमी उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन रंगमंच में देखता रहा हूँ, रंगमंच से प्रेम करता रहा हूँ, अब भी प्रेम कर रहा हूँ और प्रेम करता रहूँगा जब तक इन लोगों ने, रंगमंच पर काम करने वाले लोगों ने, नाट्यालेख लिखने वालों ने, निर्देशन करने वालों ने हमें एक आँख दी है, हमें एक अनुभव दिया है। उस अनुभव का, उस आँख का, उस दृष्टि का हम विस्तार करें। और मुझे लगता है कि जो लोक नाट्य रंगमंच है या गैर पेशेवर रंगमंच है, उसको आज ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, उसको ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा आकर्षण नहीं है। ये फिल्म की दुनिया नहीं है, ये राजनीतिज्ञों की दुनिया नहीं है कि कहाँ से क्या कितने झूठ बोल दिए जाएं, कितना क्या कर दिया। ये झूठ बोलने का अवसर नहीं है मित्रों, हमें करने का अवसर है। हम लोग करें और इसे साबित करें, ऐसा
अलग जी ने, हबीब जी ने, अन्य बड़े रंग निर्देशकों ने हमें सिखाया है। इतनी बात कहते हुए भाई अलग नंदन जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि उनकी कही हुई बातों को समझें, उनके रंग कर्म को जो बचा रह गया, जो सुरक्षित हम लोगों ने कर लिया है, उसको एक बार देखें। उसकी वो आँख कैसी थी, उसका वो अनुभव कैसा था और वो कैसे किड़मिड़ाकर जिंदगी को जीता था और कैसे रंगमंच से किड़मिड़ाकर प्यार करता था। बहुत बहुत धन्यवाद मंडप आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और कुलशेष जी के सामने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अब कुलशेष जी को बहुत इज्जत के साथ सुनूंगा उनको और उनका स्थान मेरे मन में बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी कला को भी आप समझें क्योंकि एक दिन में तो कला आ नहीं सकती। आज उनका नाटक भी हम लोग देखेंगे तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन जितना जान सकें उतना जानने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अभी हम लोग सुन रहे थे पूर्व संयुक्त निदेशक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी का वक्तव्य अभी हम लोगों ने सुना और विषय था लोक नाट्य परंपरा, प्रयोग और अलख नंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच आए हैं भूतपूर्व निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी के लखनऊ के सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी, और मैं चाहूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। हम सभी रंगकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्रिया विनोद। मित्रों, जो विषय है आज का लोक नाट्य, इसको मैं 4 शब्दों में बांट के अपनी बात करूंगा। लोक नाट्य, परंपरा, प्रयोग और अलख नंदन। इसको मैं जो बात करूंगा इस 4 टुकड़ों में बांट के मैं अपनी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंडप संस्थान का, मनोज मिश्रा जी का, विनोद का और यहाँ के सारे रंगकर्मियों का कि पहली बार मुझे रीवा में अपना नाटक लेके आने का मौका मिला है और अलख जी से संबंधित इस गोष्ठी में मैं आप सबके साथ हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लोक नाट्य, जैसा अभी सेवाराम जी ने कहा और जैसा अलख नंदन जी के उन्होंने कोट भी किया, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी शास्त्र बाद में बनता है, लोक में चीजें पहले आती हैं। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि पहले ग्रामर बना होगा तब इंसान ने बोलना शुरू किया होगा, या इंसान बोलता रहा होगा और बोलते बोलते ग्रामर विकसित हुई होगी? इसी तरीके से भाषा के स्तर पर जहाँ हम ये बात कहते हैं, उसी तरह रंगमंच में भी यही बात लागू होती है कि पहले लोग रंगमंच करते रहे होंगे और जो वो करते होंगे वो लोक रंगमंच रहा होगा और बाद में उसका शास्त्र विकसित हुआ होगा। शास्त्र जब विकसित हो जाता है तो कहीं ना कहीं ठहर जाता है, लेकिन लोक कभी ठहरता नहीं। लोक तो हमेशा गतिमान रहता है। तो लोक यानी लोक जो है वो लोक मानस को समझता है, उसमें सृजनात्मकता होती है और अपने समय की स्थितियों के हिसाब से लोक विकसित होता है। अगर हमारे जो भी लोक नाट्य हैं, जहाँ पर भी जो भी लोक नाट्य अलग अलग प्रदेशों के, चाहे दक्षिण भारत के हों, उत्तर भारत के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र कहीं के भी हों, वो सारे लोक नाट्य कैसे विकसित हुए होंगे, उसमें निश्चित रूप से कलाकारों की सृजनशीलता, उनकी कल्पनाशीलता, ये सब तो उसमें उनकी कला शामिल रही ही है। लेकिन इसके साथ साथ
और भी कई चीजें इसमें शामिल होती हैं जो कि लोक नाट्य का स्वरूप निर्धारित करती है। उनमें से एक होता है कथ्य, कि उस वक्त के नाटकों का कथ्य क्या था, ये हम जरूर विश्लेषित करें कि उन्हें किस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी बात करनी थी। उन सब्जेक्ट्स ने उस लोकनाट्य विधा को स्वरूप प्रदान किया होगा। इसके अलावा उस नाटक को, उस लोक नाटक को कहाँ मंचित करना है, स्पेस, क्या उस वक्त हमारे पास सुसज्जित प्रेक्षागृह थे? नहीं। तो हम कहाँ पर मंचित करेंगे? खुले में, लोगों के बीच में जाके, ओपन एयर थिएटर में ही लगभग सभी लोकनाट्य मंचित होते रहे। शास्त्रीय नाटक जरूर मंदिरों में मंचित हुए हैं, जहाँ क्लोज्ड स्पेस में हुए हैं, इसलिए उनका फॉर्म भी जो शास्त्रीय हो गया है वो बहुत फर्क है। उसमें आप देखिए कि जो हमारे यहाँ रंगमंडप, जो नाट्य शास्त्र में जो वर्णित है, वो उस बहुत छोटा रंगमंडप है, और लोक नाट्य तो हजारों की संख्या में लोग देखते हैं। क्लोज स्पेस है, जो आज भी उदाहरण मिलते हैं दक्षिण भारत में, कुदम्बलम मंदिरों में, अभी भी कुदम्बलम जो एक तरह से टेम्पल थिएटर है, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस केरला में खास तौर से मैंने देखे हैं, जहाँ पे चाक्यार्स परफॉर्म करते हैं, और उसमें उनके अभिनय में बहुत फेस एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि फेस को, इसलिए क्योंकि छोटी ऑडियंस तक वो फेस एक्सप्रेशन पहुँच सकता है। आवाज़ भी उनकी शैली अलग है, लेकिन हमारे लोकनाट्य में आप गौर करिए कि नौटंकी में का वाद्य कौन सा है? नक्कारा। वहाँ सितार और तबले से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो तो इसलिए वहाँ का लोकनाट्य, उसकी गायन शैली कैसी है, जो बिना माइक के दूर तक संप्रेषित। क्या हमारा रियलिस्टिक नाटक क्या उतनी दूर तक संप्रेषित हो सकता है? तो किस स्पेस में हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हुए हैं उस समय तक, उसके आधार पे लोकनाट्य शक्ल लेता है। एक जिस तरह के कंटेंट्स को उसको वहाँ पर संप्रेषित करना होता है, और जो उसमें सृजनशीलता रंग करनी होगी, तो इस आधार पर लोकनाट्य विकसित होता है। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है परंपरा। मुझे ऐसा लगता है कि परंपरा, संस्कृति या कला मेरे हिसाब से एक बहती नदी की तरह से है, जो लगातार अपने आप में परिवर्तन लाती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। जैसे नदी बहती है और आसपास जहाँ जहाँ से गुजरती है, वहाँ की जमीन के प्रभाव वो अपने आप में समेटती रहती है नदी। अगर नदी रुक जाएगी तो पानी सड़ जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति है, हमारी लोक कलाओं को भी बहती नदी की तरह होना चाहिए, और बहती नदी स्थान से जैसे गुजरती है वहाँ से प्रभाव ग्रहण करती है। हमारी लोक कलाएं, हमारी संस्कृति भी समय की जो नदी बह रही है उससे अपने प्रभाव ग्रहण करती है कि किस समय में, और ऐसा कोई क्लोज नहीं, कौन सा प्रभाव आप समझ नहीं सकते कि कौन सा प्रभाव किस देश से आया, किस काल से आया। लोक कला उसको अपने अंदर ऐसे समेट लेती है कि जैसे ये उन्हीं का हो, आपको बाहरी प्रतीत ही नहीं होता। आप रामलीलाओं में रावण का चोगा आप देखिए, क्या वो भारतीय है? रोमन है। कब आ गया रामलीला में रावण का वैसा पीछे जो आता है, हमको नहीं पता, और हमने उसको स्वीकार कर लिया और अपना बना लिया, निरंतर आगे बढ़ते रहे। भाषाओं के स्तर पर आप देखिए, अगर जब तुलसी ने अवधि में रामायण रामचरितमानस लिखी तो उनको क्या, उनका कम विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी भाषा जो देव भाषा कही जाती थी, जो बहुत सीमित लोगों के लिए ही जिसको पढ़ना समझना संभव था या उनको अनुमति थी उसकी, और उन्होंने आम जन की भाषा में, लोक भाषा में रामचरितमानस लिखी। उसके बाद आप देखिए राधेश्याम रामायण आ जाइए, जिसका रामलीलाओं में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। राधेश्याम रामायण में आप देखेंगे कि कहाँ पर उर्दू है और कहाँ पर हिंदी है।
ज्यादा राधेश्याम रामायण जो है वो रामचरितमानस बहुत श्रेष्ठ काव्य है, लेकिन राधेश्याम रामायण बहुत सुंदर नाटक है और रामलीलाओं में ये राधे श्याम रामायण का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर मैं कह रहा था कि बहती नदी है जैसे कि, तो इसकी परंपराओं को भी हमको इस हिसाब से देखना होगा कि कौन सी परंपराएं समय के साथ उस समय के अज्ञान के कारण उपजी परंपराएं होती हैं, तो कौन सी परंपराएं उस वक्त के जो समाज को विकसित कर रहे थे, कौन सी परंपराएं उनके अज्ञान के कारण उपजी थी, जो आज हमें पता चल गया कि ये नहीं है। बहुत सारी परंपराएं अंधविश्वास की वजह से उपजी थी। तो जो अंधविश्वास की वजह से, अज्ञान की वजह से उपजी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तो मेरा निश्चित मानना है कि कूड़े के ढेर में डाल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए उनको। परंपरा है, इस नाम पे हम उसको ढोते रहें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्होंने अपने समय में समाज के परिवर्तन में, समाज में इंसान को बेहतर इंसान बनाने में, बेहतर कला के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हो सकता है कि आज वो उतनी आज के समय में वो उतनी कारगर या उतनी उपयोगी न रह रही हो। ऐसी लोक कलाओं को हमें श्रद्धा सम्मान के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने समय में, भले ही आज वो नहीं है हमारे उतने उपयोग की, लेकिन अपने समय में उन्होंने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। उस क्रांतिकारी भूमिका के कारण उन्हें सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उन्हें एक तरीके से जिसका कि उन कलाओं का म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें हम जान सकें कि उस समय की के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी साधना के साथ उन कलाओं को जन्म दिया था। और एक तीसरा जो है वो परंपराएं हैं, जो परंपराएं हमें लगता है कि आज भी, मतलब जो यूनिवर्सल की कैटेगरी में आ सकती है, कि आज भी वो परंपराएं हमारे बहुत काम की हैं। और वो परंपराएं हम आज भी अगर उनको कंटिन्यू रखें आज के जीवन में, तो वो हमें बहुत मानव समाज के लिए बहुत हितकर हो सकती है वो परंपराएं। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में हम अपनी परंपराओं को बांटें। अब जब मुझे लगता है कि जो कथ्य की बात मैंने कही, अपने लोक नाटकों के कथ्य की बात कही, आज के समय में समाज जितना जटिल हो चुका है, मनुष्य स्वभाव जितना जटिल हो चुका है, समाज के और मनुष्य और मनुष्य के परिवार के रिश्ते, स्थितियां, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जितना जटिल हो चुकी है, शायद उतना जटिल उस समय में नहीं थी। तो अब हमारे सामने चुनौती ये है कि इन जटिल परिस्थितियों, इस जटिल मानसिकता को क्या हम अपने लोक नाटक में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। यहाँ हम लोक नाटिका सिर्फ सम्मान करें और परंपरा की वजह से उसको निभाते चले जाएं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी है जो अगला शब्द है, प्रयोग। प्रयोग जो है वो आज के कथ्य के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से, आज के जो बाहरी चीजें, हमको संसाधन जो उपलब्ध है और जिस तरह के स्पेस में हमको करना है और हमारी लोक कलाएं हैं, इन सब के संयोग से क्या हमें अपनी लोक कलाओं को और किस दिशा में विकसित करना है। ये मुझे लगता है कि हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी लोक कलाओं को अब किस दिशा में विकसित करें। क्या हम उनको हूबहू उसी रूप में रखते हुए चले आए। अब ये बड़ा मोह हो जाता है, हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, तो हमारा मोह ऐसा हो जाता है कि इसमें जैसे घर में होता है ना कि अगर पिता की कोई एक ऐसी चीज़, यादगार चीज़ है, तो हम उसको हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं और उनको बहुत प्रिय हो जाती है। लेकिन कलाओं के साथ भी अगर वो हमको इतनी प्रिय हो गई तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें निरंतर अपनी लोक कलाओं के साथ प्रयोग जरूर करते रहना चाहिए। इस कथ्य को कैसे लाया जाए, मैं
अपने ही नाटक से 1985 में मैंने एक नाटक किया था रामलीला। उस वक्त में सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी ने असिस्टेंट्स टू यंग डायरेक्टर्स स्कीम निकाली थी, और उस स्कीम से ही हिंदुस्तान में जितने भी बड़े जो जाने माने निर्देशक आज हैं, चाहे रतन थियम से लेके और भानु भारती से लेके और अंकुर जी से लेके एम के रैना, मतलब जितने भी लोग आप जानते हैं निर्देशक के तौर पे, उसमें से अधिकांश उसी स्कीम में, चूँकि नए नाटक करने के लोक शैली, तो उस वक्त मैंने रामलीला नाटक किया था। लेकिन रामलीला नहीं था उसमें ये था कि कुछ लोग एक नाले के किनारे बस्ती में लोग रहते हैं, और वो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेले पे सीमेंट ढोने वाले हैं, इस तरह के लोग हैं। तो वो जब अपना काम खत्म हो जाता है तो शाम को वही नाले के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में बैठ के कभी बिरहा गाते हैं, कभी नौटंकी करते हैं। एक साल वो लोग तय करते हैं चलो इस बार दशहरे में हम लोग रामलीला भी करेंगे। तो वो लोग जो रामलीला कर रहे हैं, जैसे कि जब वो बिरहा गाते थे, नौटंकी करते थे, उनके दिमाग में एक रत्ती ये बात नहीं थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। जब वो रामलीला करना शुरू करते हैं तब भी उनको ख्याल नहीं रहता। उनका जो म्यूजिक डायरेक्टर है वही एक मुसलमान है, बड़े मियाँ, और भी उसमें मुसलमान लोग शामिल हैं। वो सब मिलकर रामलीला शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया रिहर्सल चल रहा होता है। कोई सुझाव देता है कि पैसे की ज़रूरत है, तो एक सेठ जी उसमें उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ से शुरू होता है कि हमारी संस्कृति, उनके लिए तो वो संस्कृति थी जो वो मिलकर कर रहे थे, लेकिन एक दूसरी संस्कृति का वहाँ से आक्षेप शुरू होता है, ये तो धर्म का काम है। उनके लिए वो कल्चरल वर्क था, और लेकिन अब ये तो धर्म का काम जहाँ शुरू होता है, तो धर्म के नाम पर सबसे पहले ये हमारे हिंदू धर्म का काम है, इसलिए इसमें से मुसलमानों को निकालो। यहाँ से एक दूसरी तरह की संस्कृति उसमें होती है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही वो उस जो मतलब वो लोक शैली नहीं था नाटक, उसका नाम रामलीला था, लेकिन सब्जेक्ट ही धीरे धीरे रिहर्सल भी चल रहा है रामलीला का, और अलग तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी हैं। स्त्री पुरुष की समस्या आती है। सेठ जी की बेटी जो है रामलीला में नाटक करना चाहती है, और सेठ जी कहते हैं औरतों का रामलीला में कोई स्थान नहीं। तो इस तरह से ये स्त्री पुरुष की अलग अलग जो आज की समस्याएं हैं वो सब उस नाटक में शामिल होती हैं। और असली मकसद उन सेठ जी का यह था कि ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ बनी हुई हैं, उस ज़मीन पे वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। रामलीला के बहाने उस पूरी ज़मीन को हथियाना चाहते थे। एक मुस्लिम सेठ को भी समझ में आ जाता है सेठ की चाल, वहाँ दोनों मिलकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराते हैं। अल्टीमेटली मंत्री जी आते हैं, आखिर में दंगा समझौता नहीं हो पाता। आखिर में समझौता इस बात पे होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी नाले के इस तरफ की ज़मीन हमारी, नाले के इस तरफ की ज़मीन हिंदू सेठ की, इधर की मुस्लिम सेठ की, और मंत्री जी आके और जो लोग रामलीला करने वाले थे उन सबको वहाँ से खदेड़ के बस्तियाँ खाली करा ली जाती हैं। और वहाँ वो कहते हैं कि इन लोगों ने सांप्रदायिक एकता के लिए जो दोनों सेठों ने, हिंदू सेठ और मुस्लिम सेठ ने जो काम किया है ये अद्भुत है, इसलिए ये ज़मीन हम इनको सौंपते हैं और यहाँ पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप देखिए कि लोक शैली में एक नया कंटेंट जो आज के समय की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। सिर्फ खाली रामलीला में राम लक्ष्मण की कहानी उसमें नहीं थी, वो भी प्रतीकात्मक रूप से लगातार रिहर्सल्स में चलती रहती है, लेकिन आज का कंटेंट उसमें आया। और जब हम लोगों ने इसका उस संगीत नाटक अकेडमी के जोनल फेस्टिवल में चंडीगढ़ में जब इसका शो किया था, तो आप लोगों ने शायद फ्रिट्ज बेनेविट्स का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है। और फ्रिट्ज बेनेविट्स ने उस नाटक को देखने के बाद कहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम I have seen a real folk theatre in India. उसके बाद उस नाटक के बहुत सारे प्रदर्शन, जो केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का जो नेशनल फेस्टिवल होता है, तो नॉर्थ जोन से उसी नाटक को रामलीला को चुना गया, वहाँ प्रदर्शन किया। सफदर हाशमी ने वहाँ पर उस नाटक को देखा, और सफदर हाशमी ने ये कहा कि ये कमानी में हुआ था शो, तो कहा कि ये क्या कमानी के लिए है, ये लोक नाटक है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसका सफदर हाशमी ने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में उसके 9 शोज कराए खुले में, जहाँ 8-8, 10-10 हज़ार की ऑडियंस होती थी।
नुक्कड़ नहीं, पूरा हमारी शर्त थी कि हम बाकायदा स्टेज बना के जो हमारा जो डिज़ाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लाइट्स भी उसने प्रोवाइड करी, स्टेज बना के दिया और हमने भी, और हज़ारों की ऑडियंस जो है सामने बैठ के देखी। तो हम लोगों से जुड़ने का हमको मौका मिला। तो मैं इस उदाहरण के बाद मेरा सिर्फ यही कहना था कि कथ्य जब बदलेगा तो लोक नाटकों का स्वरूप भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हम इसको किस दिशा में ले जाएं। लोक नाटकों को जैसे बहती नदी की तरह से अब इसका जो बहाव है वो किस तरफ हो ये भी देखना पड़ेगा। उसको स्टैटिक बना देंगे तो पानी से आ जाएगा और तालाब बन जाएगा। इसलिए लोक को शामिल करते हुए प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि प्रयोग के नाम पे प्रयोग करने के मैं सब खिलाफ हूं, लेकिन क्या हम अपने लोक जो हमारे, या लोक का मतलब है जो लोक मानस तक संप्रेषित हो पाए, इसी आधार पर तो लोक बनाए। तो उस संप्रेषण के लिए सिर्फ सेलेक्टेड फ्यू तक संप्रेषित हो पाए इससे मैं संतुष्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तक, और ये कहना मुझे सबसे बुरा लगता है, दर्शक समझ नहीं पाए मेरा नाटक। अरे समझ नहीं पाए तो तुम ये अपना फेलियर मानो कि आप ये कहने के बजाय कि हम दर्शकों तक अपने नाटक को संप्रेषित नहीं कर पाए, आप दर्शकों पे अगर आरोप लगा दोगे कि दर्शक मेरा नाटक समझ नहीं पाए, तो ये तो आप अपने फेलियर को दर्शकों पे थोप रहे हैं। तो हमारी चुनौती संप्रेषण है, और इसमें लोक शैलियाँ जो हमारी लोक परंपराएं हैं वो हमारी मदद कर सकती है हूबहू उठा के। तो इसलिए लोक शैलियों को लेकर बहुत प्रयोग होने की जरूरत है। देखिए एक बहुत बड़ा हमारे रंगमंच के साथ बहुत बड़ी साजिश भी हुई है। वो साजिश ये हुई है कि जो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि जो रियलिस्टिक थिएटर जो आया, जिसको लिए बहुत बड़े बड़े प्रेक्षागृहों की जरूरत थी और सुसज्जित प्रेक्षागृहों की एक्रोस्टिक्स कैसी है और कितनी लाइट्स है और स्टेज और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, मतलब वो सब बहुत सुसज्जित प्रेक्षागृह की जरूरत थी जहाँ सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। तो उसकी शैली वैसी शैली विकसित होती चलेगी और उसको हमने बहुत श्रेष्ठ मान लिया और अपने यहाँ की शैलियों को हमने 2M दर्जे का सेकेंडरी मान के उनको हाँ ठीक है कुछ वही ग्रामीण लोग हैं वो हमारे लोग नाटक करते हैं, उनको हेय दृष्टि से हमने देखा। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप बड़े शहरों को शामिल करके बता रहे हैं, सिर्फ दिल्ली बम्बई को छोड़ दीजिए, दिल्ली बम्बई में भी लखनऊ में भी कितने प्रेक्षागृह हैं, तो हमारी पहुंच कितने लोगों तक हो पाती है। तो हमने जनमानस से थिएटर को काट दिया क्योंकि वो नई शैली के लिए प्रेक्षागृह चाहिए था और प्रेक्षागृह हमारे बगल के सीतापुर जिले में कोई ऑडिटोरियम नहीं है, बल्कि में कोई, लखनऊ के आसपास के जिलों में, और लखनऊ में भी एक गोमती नगर में सारे ऑडिटोरियम्स केंद्रित हैं। कितना बड़ा लखनऊ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी गरज हो तो 25 किलोमीटर दूर से हमारा नाटक देख लेना, वहां तो कोई प्रेक्षागृह है नहीं और हम वहां जाकर कर नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई ऐसी शैली है नहीं कि वहां जाकर हम अपने नाटक को कर सके। तो अभी जो ये जो नाटक हमने जो किया है ये आज शाम को आप लोग देखेंगे, तो इसमें इसी बात का ख्याल रखा है कि हमें क्या सुसज्जित प्रेक्षागृह इसके लिए आवश्यक है क्या नहीं, लाइट्स भी ना हो, कोई भी स्पेस समझ लीजिए जहाँ सामने लोग बैठ सकते हैं, जहाँ सामने एक एरिया हो, इतना बड़ा एरिया हो, यहाँ हम नाटक करें और वहाँ बैठ, इस हॉल में वो नाटक खेला जा सकता है, इस हॉल में तो इस तरह का प्रयोग हम कर रहे हैं जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य है, प्रयोग के नाम पर प्रयोग भी, और इसी को आगे बढ़ाने का काम, इसी पे बहुत बारीक नजर रखते हुए इन सब चीजों पे वो काम कर रहे थे अलकनंदन जी। अलकनंदन जी ने भी परंपराओं या लोक नाट्य को कभी हूबहू नहीं किया, उन्होंने लगातार, उनका कंटेंट अपना होता था और उस कंटेंट को संप्रेषित करने के लिए या उस नाटक को कहाँ खेला जाना है इस दृष्टि से वो अपने पूरे नाटक का डिजाइन करते थे। और लोक का मतलब कोई गायन शैली या कोई कपड़े पहनने की शैली या कोई ये नहीं है लोक का मतलब। लोक का मतलब है कि लोक तक संप्रेषण करने की सर्वश्रेष्ठ विधा, वो लोक। तो वो ये अलग जी के दिमाग में बहुत ज्यादा रहता था। किसी विशेष को कोई कहेगा नहीं, अलकनंदन का नाटक को कोई आप
शैलीगत नाम देना चाहें, आप उसको लोक रंगमंच कहेंगे, लेकिन अगर आप उसको कहना चाहें कि क्या उनका नाटक नौटंकी है, क्या यहाँ का मध्य प्रदेश का कोई फॉर्म जो है वो उनके नाटकों का फॉर्म है, आप उसको विशिष्ट नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबको मिला के कुछ प्रयोग किए, लगातार प्रयोग किए। जब अलग जी से हम लोग एक दूसरे के काम के बारे में बहुत समय से परिचित थे, मिलते जुलते भी रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका साथ जो मुझे मिला वो जब मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में निर्देशक था, तो उस वक्त कई बार अलग जी काम हुआ और मेरे मित्र थे और उनके काम की मैं बहुत इज्जत करता था। मुझे लगता था इस काम को हमारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उनको बुलाता था वहाँ पर। और पहली मुलाकात तो उस वक्त हुई थी जब मैं विजिटिंग फैकल्टी में था नाट्य अकेडमी में, और उनको एक प्रोजेक्ट था नौटंकी, जिसमें कि अलग अलग निर्देशकों को जो नौटंकी को लेके आधुनिक प्रयोग कर सके, ऐसे निर्देशकों को लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी ने बुलाया था और वहाँ पर नाटक किए थे। आप सोचिए कि अलग जी ने चंदा बेड़नी को लखनऊ में नौटंकी शैली में डेवलप किया। बिल्कुल नई स्क्रिप्ट लिखी है अलग जी ने, नई स्क्रिप्ट लिखी नौटंकी शैली में। जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो नौटंकी शैली की स्क्रिप्ट नहीं थी, वो तो यहाँ के फॉर्म्स और यहाँ की स्वांग की, तो अलग स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने वहाँ पर, और उसको वहाँ पर किया वहाँ के लोगों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ नहीं, लेकिन कुछ वहाँ के जो कलाकार जो वहाँ की तरह से रेपर्टरी थी उसके साथ उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा काम होता। उसके बाद जब एक 1857 की क्रांति कि उसमें कुछ एक बीएमए को उठा के कुछ इस तरह का करना है, तो उसके लिए फिर को रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा ठीक है। और 1857 के की जो लड़ाई थी उसको लेके, उसकी विभिन्न घटनाओं को लेके नाटक लिखा भी जाना था और उसका मंचन तो निर्देशित तो उनको करना ही था। हालांकि आगे ठीक है, तुमने कह दिया हो जाएगा, और आगे बिना किसी स्क्रिप्ट के, और आते ही उन्होंने कहा मुझे किताबें लाके दो, अध्ययन। अब उसमें चाहे अमृतपाल नागर का गदर के फूल हो और मतलब और भी इस तरह से बहुत सारी किताबें जो 1857 से संबंधित, 1857 से संबंधित गीत जो उस वक्त प्रचलित थे, इस तरह की किताबें जो कुछ बीएनए में थी, कुछ मैंने खरीदवाई, कुछ मेरी पर्सनल किताबें थी, उनकी मेज पे ढेर लगा रहता था किताबों का, और लिखना भी शुरू कर दिया और लिखते भी जाते थे और साथ साथ जो है रिहर्सल भी शुरू कर दिया। रोज सीन आ जाते थे, अच्छा आज ये सीन बन गया है, इसको इस पर काम शुरू करते हैं। और वो एक ऐसा अद्भुत लोक नाट्य बना कि मतलब फिर वही बात कि ये कौन सी शैली है, आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते कि ये अलकनंदन जी ने जो मुक्ति संग्राम किया ये किस शैली। हाँ बिल्कुल लोक नाटक है, क्योंकि लोक मानस को समझता है, लोक मानस को आनंदित कर सकता है, लोक मानस तक अपने कथ्य को भी संप्रेषित कर सकता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि नाटक का काम मात्र मनोरंजक नहीं है, मनोरंजन नहीं है, लेकिन नाटक का काम यह है मनोरंजक ढंग से, मनोरंजक ढंग से आप अपनी कथ्य या जो समाज को और मनुष्य को बेहतर बनाने की जो चीजें हैं कि समाज भी बेहतर बने, मनुष्य भी बेहतर बने, उसको बेहतर बनाने के लिए जो नाटक का कथ्य है, उसका कथ्य को, मनोरंजन शब्द भी थोड़ा हल्का मुझे लगता है, आनंद शब्द मुझे लगता है कि ज्यादा सही, ज्यादा वाइड मीनिंग देता है। तो दर्शकों को आनंदित भी करे और साथ साथ उस कथ्य को भी हम संप्रेषित कर पाए लोगों तक, ये मेरे विचार से उद्देश्य होता है। तो इसी दिशा में लोक नाटकों को आगे बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल। इसके बाद फिर एक उस वक्त जो था बीएसपी की सरकार थी यूपी में, और काशीराम जी का कुछ
कुछ जयंती या कुछ जन्मदिन का कुछ पूरा कार्यक्रम था, तो सरकारी संस्थानों को कहा गया था कि आप लोग इस विषय पर काम करें। तो मेरी तो यह है कि मुझे लगता है कि पहले की मैंने जो है एक बार मेरे पास आया था कि आप लोगों ने सुना होगा मायावती का बहुत फेमस बर्थडे, जिसमें तालकटोरा स्टेडियम में कितना 50 बहुत बड़ा केक काटा गया था तालकटोरा स्टेडियम में। तो मुझसे कहा गया कि आप जो है मायावती के ऊपर एक नाटक कर दीजिए। तो हमने कहा हम इस तरह का काम नहीं करते, और काफी पैसा मिलना, हमने कहा नहीं इस तरह का काम नहीं करते। उसके बाद हमने कहा उदाहरण है ये दे रहे हैं आप, उदाहरण है। तो उसके बाद हमसे कहा गया कि अरे कुछ तो कर दीजिए, आप ही करेंगे, बहन जी ये है वो। हमने कहा हमारा एक सुझाव है, अगर वो आप बहन जी को पसंद हो तो आप उनसे बात कर लीजिए और वो काम हम कर सकते हैं। हमने कहा कि हम एक नाटक करेंगे, दलित मूवमेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। और वो नाटक होगा जिसमें कि वैदिक पीरियड में भी जो पुरुरवा है, पुरुरवा और इंद्र का संघर्ष जो है, तो वहां से वो नाटक शुरू होगा और वो फिर बुद्ध तक जाएगा, बुद्ध के बाद कबीर, रैदास, इन सब पे आएगा, और उसका इस तरह से उस पूरे मूवमेंट का हम एक नाटक तैयार करेंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वहां पर भी मुझे जो मतलब लोक शैली, वो भी लोक नाटक ही, मैं उसको लोक नाटक ही मानता हूँ। और जो उसका अनुभव हुआ वहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में, जब उस नाटक का अनुभव हुआ, तो जैसे हम लोग जब रामलीला देखते हैं उसके इमोशन से जुड़ के और उनकी कथ्य से जुड़ के आप लोगों के आंसू आते हैं जब वो उन बना के परफॉर्म किया। और अप्रैल का महीना था, बढ़िया गर्मी थी, 35 डिग्री पारा रहा होगा, पसीने में लोग 1.5 से 2 घंटे बैठे रहे, पर फिर भी हम उसको ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। तो मुझे ये लगा कि हमें अब इस शहर के हिसाब से नाटकों का चयन करना चाहिए शायद। तो आप लोगों से भी मुझे यही समझ में आया कि हमें शहर के हिसाब से, उस साइकोलॉजी के हिसाब से, जिस तरह की हमारी ऑडियंस है, जिस तरह के लोग हैं, तो हमें उस ऑडियंस को पहले आकर्षित करना चाहिए, उनके मेंटालिटी और उनकी चीज़ों को दिखा के कि ऐसी चीज़ें हम दिखाएं ताकि वो लोग उससे आकर्षित हो जाएं। चाहे वो नए बच्चे हों, हमें थिएटर में भी पहले उन्हें आकर्षित करना चाहिए। जब उनको आकर्षित करेंगे तब हम उन्हें एक बड़ा काम या बड़ी चीज़ें सुना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पूरा नहीं सुन पाया सॉरी, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन करवाना और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा व्यस्त रह गए। सर आपको सुनना सर सेवाराम सर को हमेशा सुखद रहता है। कई बार हुआ, कुछ लाइव किया सर के, कुछ सूर्यमोहन सर के कुछ वीडियोस बनाए, वो भी सुनेंगे। बाद में बाहर खड़ा था इसलिए कि आवाज़ आती रहे। सर लोक नाट्य के बारे में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम, क्योंकि मैंने लोक नाट्य में भी काम किया, रिसर्च ही की है सर के मार्गदर्शन में, हबीब साहब के ग्रुप में रहा, कुछ उनके यहाँ सीखा। अगर हम लोक नाट्य में उन कहानियों को उनको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके करें प्रयोग, तो कैसा रहेगा, ये मैं मार्गदर्शन चाहूँगा आपका। किससे? सर से। सूर्यमोहन सर। दो चीजें हैं। एक तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि जो अंकित ने कहा ना कि हम दर्शकों के हिसाब से नाटक करें जी। देखिए, एक बड़ी बारीक लाइन होती है, what they want और what they need। अगर हम कलाकार उनकी wants के हिसाब से चलने लगेंगे तो फिर हमारा रोल खत्म हो जाता है। फिर हम what they need, हम उनको क्या देना चाहते हैं, उन्हें क्या देना चाहिए जो उनके हित में होगा, ये सोचने की ज्यादा जरूरत है। हाँ, हम उनको क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, हम उनको वो देने लगे तो फिर हमारी तरफ सबका काम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम
दर्शकों के साथ बहे नहीं, बल्कि दर्शकों को स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर एकदम से आप झटके से उनको लाने की कोशिश करेंगे तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि दर्शक ना समझें, समझते नहीं मैं बड़ा काबिल हूँ, और ये घमंड होना कि मैं बड़ा काबिल हूँ, मैं कलाकार हूँ, और दर्शक ना समझें, समझिए नाटक की सबसे बड़ा दुश्मन है ये भाव। इसलिए आप कैसे स्टेप वाइज दर्शकों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। हम दर्शकों के स्तर पर नहीं उतरे, बल्कि धीरे धीरे दर्शकों को अपने स्तर पर लाने की हम कोशिश करें। ये और जो मॉडर्न, ये तो अभी ये बात हमने कही कि लोक नाट्य को हूबहू, अब शायद दर्शक भी उसमें रुचि नहीं लेगा जी, और दर्शकों को आप लोक नाट्य के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या है लोक नाट्य के तत्व, कौन से तत्व है, और आधुनिकता क्या है। मैन विदाउट शैडोज भी आप कर रहे हैं, तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर रहे हैं जिससे कि वो दर्शक तक पहुंचे। प्रयोग करना तो मतलब निहायत जरूरी है। सिर्फ लोक नाट्य देखिए, नारेबाजी में अच्छा लग सकता है कि ये हमारी, अक्सर हो जाता है हमारी चीज है तो जरूर बहुत महान होगी, और हमको हमारे बाप दादाओं की चीज है तो जरूर बहुत महान होगी, और आज भी वो वैसे का वैसा रहना चाहिए। मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो जैसा था वैसा रहना चाहिए। एक निरंतर बदलाव की चीजों में जरूरत होती है। आप प्रयोग करिए, उसमें आधुनिक चीजों को जरूर शामिल करिए, और हमारे पूर्वजों ने भी किया है जी। क्या हमारे पूर्वज हमेशा से वैसे ही नाटक करते रहे होंगे? नौटंकी की उम्र कितनी है? नौटंकी वालों ने कितनी उम्र है नौटंकी? मुश्किल से 400-500 साल। उससे पहले क्या करते थे? तो वो निरंतर प्रयोग, वो लोग भी प्रयोग करते करते वहां पहुंचे, हम उसके आगे के प्रयोग करें। हम उनके प्रयोगों को किसी भी दिशा में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे आर्ट में हो, थिएटर में हो, म्यूजिक में भी, उनके प्रयोगों को हम फाइनल मान लेंगे कि बस वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी कला है, जो 2000 साल पहले वो कर गए, दैट इज फाइनल। अगर हम ये मान लेंगे तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। वो भी 2000 साल पहले जहां पहुंचे थे, वो उसके पीछे लाखों सालों का संघर्ष है। कपड़े पहनना कब शुरू किया? अगर जिसको हम भारतीय वेशभूषा कहते हैं, वो भारतीयों ने ही कब शुरू की होगी? वो भी तो डेवलप करके वहां तक पहुंचे होंगे। पहले तो पत्ते से ही ढकते होंगे ना अपने आप को। तो उन्होंने भी जैसे जैसे अपनी चीजों में विकास किया है, उन्हीं की उनके विकास की परंपरा को हमें अपनाना है कि हम भी क्या योगदान कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने अब विकसित करके यहाँ तक लाए दुनिया को, यहाँ तक लाए चीजों को, तो हमारा भी तो दायित्व है ना कि हम कहीं और आगे तक लेके जाए। हम उसको स्थिर मान के बस वही वहां अगर ठहर जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खाली पपेट बने रह जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब, और हमारे सभी श्रोताओं को समझ में आया होगा। और अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय कुंवर सुधीर सिंह जी आज के इस पूरे कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। हम लोग सभी गौरवान्वित हैं ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद पा करके। 8 वर्षों से जो अलकनंदन जी पे हम उनको जो याद कर रहे हैं, और मनोज मिश्रा जी ने जो शिष्यत्व अपना निभाया है, सत्यारे पात्र हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।